हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर मतलब सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, मगर वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फोर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। और दो और बची हैं, तो आज हम थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टी एफ। ठीक है, तो अपन ये ग्राफ पहले समझते हैं कि जब आप सिंपल एक एग्जांपल में बता देता हूँ आपको कि जैसे ये हम आइसक्रीम जब हम जमाते हैं और जैसे जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज़ हो जाता है वाटर। ठीक है, प्योर वाटर। ठीक है, मगर जब हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, जब थोड़ा सा सॉल्ट उसमें मिक्स कर दें तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से और कम हो जाता है, और कम पे वो फ्रीज़ होगा, मतलब और ठंडा वो कूलनेस वो ज़्यादा क्रिएट करेगा, मतलब और कम टेम्परेचर पर वो फ्रोज़न होगा वाटर। ठीक है, जब उसमें सॉल्ट मिला देते हैं। इसलिए जब आइसक्रीम जमाई जाती है तो यदि इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया जाए तो वो ज़्यादा ठंडक, मतलब वहाँ पर आइस जो है ज़्यादा ठंडक क्रिएट करेगी और वहाँ पर आइसक्रीम हमारी और अच्छी जम जाएगी। तो पहले के ज़माने में जब ठेलों पर आइसक्रीम बेचते थे तो उसमें थोड़ा सा यदि नमक मिला दिया जाए सॉल्ट में, अपना आइस में, तो वो आइस जो है वो कम टेम्परेचर पर फ्रीज़ होगी। ठीक है ना, तो एक तो ये उदाहरण ये हो गया। और दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे कई बार जहाँ पर आइस स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल में क्या होता है कि जब बर्फ़ जम जाती है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, नमक छिड़का जाता है उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो नमक छिड़कने से क्या होगा कि उसका जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका जो फ्रोज़न पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो और कम हो जाएगा। तो कम पर वो फ्रीज़ होगा, तो कम टेम्परेचर उतना नहीं, जैसे 0 के आसपास टेम्परेचर है, 0 से 4 के आसपास टेम्परेचर है, और हमने सॉल्ट डाल दिया, तो वहाँ क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि उस टेम्परेचर पर वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम होगा, तो वो कम टेम्परेचर पर फ्रीज़ हो रही है, इसी कारण से वो वहाँ पर पिघलेगी। तो कुल मिला के क्या होता है कि जब हम सॉल्वेंट में जब थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप ये ग्राफ देखिए पहले, ये है वेपर प्रेशर और यहाँ पर है नीचे एक्स एक्सिस पर है टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे। जैसे प्योर वाटर है या प्योर लिक्विड है या प्योर सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे, जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और कम होते होते वेपर प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही लिक्विड सॉल्वेंट जैसे ही वो सॉलिड में फ्रोजन लिखा हुआ है, जैसे ही वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। भाई लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये डॉटेड लाइन से यहाँ क्या है? T डिग्री मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो T जो नॉट है मतलब वो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये वाला है, जहाँ पर सॉल्वेंट एकदम से सॉलिड में फ्रोजन हो गया, वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने सॉल्वेंट में क्या मिलाया? सॉल्ट मिलाया, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट मिला दिया या सॉल्ट जो भी मिला दिया, तो वो क्या हुआ? वो प्योर नहीं रहा, तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन बना तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर होते ही कम, पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब हम उसमें सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जैसे कम हुआ तो देखो नीचे लाइन है, वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्यूशन बनने से। अब वेपर प्रेशर कम हुआ और फिर टेम्परेचर हम कम करेंगे, तो कम होते होते वो जैसे ही वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जैसे ही वो फ्रोजन होगा, तो वो पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? टी एफ। यहाँ टी एफ क्यों लिखा हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या देख रहे हो आप? कम हो गया, प्योर से कम हो गया, प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन? इस जो डिफरेंस इसको बोलते हैं डेल टी एफ, इसको बोलते हैं डेल टी एफ। तो आप यहाँ देखो डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट मतलब प्योर का ज़्यादा था और सॉल्यूशन का कम हो गया। ठीक है ना, तो डेल टी एफ किस पर डिपेंड करता है? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब जितना सॉल्यूट आप डालोगे तो उसमें उतना ही
जितना सॉल्यूट आप डालोगे उतना ही वो उसमें जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा और उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जितना ही मोलालिटी होगी सॉल्यूट की उतना ही चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो डेल टी एफ इक्वल टू यहाँ पर एक वो आ गया कांस्टेंट आ गया, के एफ आ गया, के एफ इंटू एम। अब के एफ क्या है, के एफ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, उसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर, क्योंकि मोलरिटी है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक, क्रायो वर्ड यूज़ किया जाता है ठंडे के लिए या कूलनेस के लिए, जैसे कहते हैं ना क्रायोजेनिक इंजन्स, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ क्रायो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, फ्रीजिंग के लिए बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट तो वही है जो उसमें भी थी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब अपन आगे बढ़ाएंगे इसको, ये वाला जो एक्सप्रेशन है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ। अब मोलरिटी की क्या डेफिनेशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और तो सॉल्वेंट को अपन ए से डिनोट कर रहे हैं। तो के एफ इक्वल टू मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, सॉल्यूट के लिए बी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब ए, और उसका मास डब्ल्यू ए, और डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ग्राम को। तो ये अपना ये वाला लास्ट में आ जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो वहाँ पर भी पिछला जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट था, वहाँ क्या डिफरेंस है, केवल एफ की जगह बी था, वहाँ पर सेम एज इट इज़ है, केवल एफ की जगह वहाँ पर बी था। ठीक है, तो अपन अपने पास ये आ गया। अब इससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे अपन मोलर मास एम बी कैलकुलेट कर सकते हैं, एम बी। हम ये देख लें कितना टेम्परेचर कम हुआ सॉल्यूट डालने से, कितना टेम्परेचर कम हुआ, तो हम सॉल्यूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सॉल्यूट मतलब एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हम यहाँ से इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपको ये समझ में आया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको डिनोट करते हैं पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस समझते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो उसमें उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है ना, तो ऑस्मोसिस में क्या मूवमेंट करता है, एक मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो पर्टिकुलर केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल थोड़े बिगर होते हैं, बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, और सॉल्यूट पार्टिकल का छोटे होते हैं, तो वो पास आउट कर देती है वो मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप इसमें देखिए, जैसे ये 2 चैम्बर हैं, ये वाटर है और यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर, और बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, यहाँ कम कंसंट्रेशन है, यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्ट है ही नहीं, प्योर वाटर है, तो कंसंट्रेशन लो है, कंसंट्रेशन हाई है। तो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की, यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस प्रेशर के कारण ये प्रोसेस ऑस्मोसिस होती है। ठीक है, तो इसको यदि डेफिनेशन अपन देखें, द अपोजिट प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे देखिए, ये है सॉल्यूशन साइड, ये है सॉल्वेंट साइड, यहाँ पर अपन क्या करें, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, यहाँ पर एक क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस पिस्टन को हम मूव कर रहे हैं इनसाइड थोड़ा सा। ठीक है, इतना मूव किया कि ये जो सॉल्वेंट यहाँ पर जा रहा है, हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया, यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये सॉल्वेंट जाना कम हो जाएगा, और इतना किया प्रेशर कि वो जस्ट ये जो मूवमेंट है वाटर का मूवमेंट, ये स्टॉप हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना प्रेशर हमने अप्लाई किया कि जस्ट वो रुक जाए, वाटर का फ्लो इस तरफ जाने से रुक जाए, बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है,
अब इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन देखेंगे तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है गैस लॉ। क्या होता है? गैस लॉ, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो P मतलब प्रेशर, और यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो P की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर पाई, तो पाई V इक्वल टू एन आर टी हो गया। तो पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू आर टी। ठीक है, तो एन अपॉन वी को हम सी भी लिख सकते हैं। सी मतलब होता है कंसंट्रेशन। सी मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो ये हमारा क्या आ गया? पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या आ गया? पाई इक्वल टू सी आर टी। तो सी क्या है? कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, और आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पाई इक्वल टू सी मतलब होता है मोल्स, एन अपॉन वी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास अपॉन मोलर मास, इनटू आर टी अपॉन वी, ये आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप ये देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, या मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, या पॉलीमर्स मतलब प्लास्टिक्स, इनका मोलर मास पता यदि करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छी मेथड है। देखो मोलर मास तो हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पता लगा सकते हैं। मोलर मास हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से पता लगा सकते हैं सॉल्यूट का। मगर सबसे अच्छा तरीका यदि पूछा जाए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स का निकालने के लिए कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आ जाएगा उसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सरल है और इसमें ईजिली हम मोलर मास इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये सॉल्यूशन, हम इसको सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन का केस है, यहाँ पर इसको हम मोलरिटी आराम से, इससे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक चीज़ और देखेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर हम। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। देखो यहाँ पर आप समझो, पहले क्या हो रहा था? वाटर, और ये बीच में क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर है सॉल्ट वाटर। तो पहले क्या हो रहा था? वाटर इधर मूव कर रहा था लेफ्ट से राइट, ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फिर हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगा के एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर था उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर सॉल्यूशन साइड अप्लाई किया। तो हम क्या देखते हैं कि वाटर का मूवमेंट उल्टा हो गया। वाटर यहाँ से मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगा, वाटर और सॉल्ट यहीं रह गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं RO मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके देखो आप डेफिनेशन, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टूवर्ड्स सॉल्यूशन साइड टू रिवर्स द flow of solvent from higher to lower concentration of solution through semi permeable membrane। मतलब उल्टा हो गया ये, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और इसका यूज़ काय में है? यूज्ड इन डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्री पानी से खार मतलब उसका सॉल्ट को अलग करना, प्योर वाटर को अलग करना, उसमें बोलते हैं डीसैलिनेशन। सैलाइन मतलब उसमें सॉल्ट अलग करना, टू रिमूव द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है, पहला। और दूसरा क्या? इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, RO प्लांट, पानी को साफ करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर एंड हो गई, और इनसे रिलेटेड जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल सॉल्व्ड हैं NCERT में, आपको उनको अच्छे से समझना है, और उनको आप लिख भी सकते हैं कॉपी में, और अच्छे से उनको समझना है बुक में से देख के। ठीक है, थैंक यू।